हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज हमारी ये यूकेपीएससी जो पेपर हुआ था सीसैट का 2024 उसकी सल्यूशन वीडियो है दूसरी नंबर की। आज हमें 36 से करना है। इसमें मोस्टली आपको नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने नंबर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ाया है और एक सीरीज के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, हेयर इज अ क्वेश्चन इज फॉलो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और एक क्वेश्चन है। ठीक है, डिसाइड वेदर द डेटा जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। ये डेटा सफिशिएंसी और नंबर सिस्टम दोनों का कंसेप्ट लगा के ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। देखिए, मिक्सअप आएंगे आपके। डेटा सफिशिएंसी के एजेस के साथ में भी बन जाते हैं और परसेंटेज रेशियो के साथ में भी बनेंगे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना होता है, ये स्टेटमेंट जो है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ये एक स्टेटमेंट और ये दो हैं, इनको इंडिविजुअली पहले पढ़ना है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर आ जाता है तो हमारा पहला स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट भी हो सकता है, फिर इंडिविजुअली इसे पढ़ना है। तो अगर इसको अकेले सॉल्व करके हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है तो ये भी जो है वो इंडिविजुअली हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि आपको मिनिमम जो डेटा रिक्वायर्ड है इस प्रश्न को आंसर करने में, वो या तो इससे मिलेगा या इससे मिलेगा। दोनों से इंडिविजुअली भी मिल सकता है, या फिर इन दोनों स्टेटमेंट को जब इंडिविजुअली नहीं मिलेगा तब जाके आपको इन दोनों को कंबाइन करके देखना है कि इन दोनों को कंबाइन करके आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है या नहीं। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर इनसे भी दोनों को कंबाइन करके भी नहीं मिलेगा तो हमारा आंसर डी होगा, कि मतलब टुगेदर दे आर नॉट सफिशिएंट। हिंदी में भी वही चीज़ है आपको यहाँ पर, कि कथन एक अकेला पर्याप्त है या फिर दो है या दोनों को साथ मिलाकर है या फिर दोनों ही पर्याप्त नहीं है। जो हमारा प्रश्न है वो हम देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या जो x है वो एक सम संख्या है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हमने पढ़ा। अब आपको देखना है कि क्या इसका जवाब हमें सिर्फ कथन एक से मिल सकता है या नहीं। सबसे पहले आपको इसे करना है। तो हमारे पास है x की पावर 3 है, यानी कि x³/2 है। ठीक है, अब इससे हमें इसे करने की कोशिश करनी है। वैसे अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको ये मॉडरेट टू टफ लग सकता है। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तभी अटेम्प्ट करने हैं जब आपने ये टॉपिक पढ़ा है और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इसमें अच्छी है। अदरवाइज आप अभी के लिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको स्किप करके अगले जो आसान क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में वो आप आगे कीजिए। ठीक है, और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है नंबर सिस्टम ना, वो आप इसको देखना कंटिन्यू रखिए। इसमें क्वेश्चन है, इज एक्स जो है वो इवन है, यानी कि सम है या नहीं है, सम संख्या है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 हमारे पास है। व्हाट इज इवन नंबर। आपको पता होगा कि सबसे पहले ये इवन नंबर हमें पता होना चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले 2, 4, 6 इस तरीके के हमने इवन नंबर सिस्टम की पहले ही क्लास में पढ़े थे। प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें सब कुछ है। ठीक है, नंबर सिस्टम के जिस तरीके के क्लासिफिकेशन टाइप्स जो है कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं ना एग्जाम में, मैंने जब ये सॉल्व किया तो मुझे लगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हम नंबर सिस्टम के कर चुके हैं। ठीक है, एक आध हमारा रिमाइंडर का बचा हुआ है। फैक्टर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम कर चुके हैं। इवन इस बार नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन यूकेपीएससी बना सकती है, क्योंकि पिछले बार जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछे गए, जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू वॉच दैट वीडियो। आई थिंक वो फर्स्ट क्लास ही है जो हमने डिस्कस की है उसमें। व्हाट इज इवन नंबर आपको पता होगा। लेट्स टेक स्मॉलेस्ट इवन नंबर को ले लेते हैं हम एक्स की प्लेस पे, क्योंकि हमें जो है कथन ए के हिसाब से अभी हम इसे सॉल्व करके देख रहे हैं। आपको इसमें थोड़ा बहुत वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट 1 में अगर हम इस एक्स की जगह पे 2 रखते हैं, ठीक है, तो ये 2³ हो जाएगा, यानी कि 8/2। 4 एक इवन नंबर हमारा आ रहा है। अगर हम 4 लेते हैं एक्स की जगह पे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 32 एक इवन नंबर आ रहा है। अगर हम
x जो है कोई ऑड नंबर ले लेते हैं ना, जैसे 3 ले लिया हमने, ठीक है, 3 अगर हमने ले लिया तो 27/2 ऐसा कुछ बनेगा, जो कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, जो कि एक इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि x जो है एक सम इवन नंबर होना ही चाहिए। और इसका आंसर हमें, जैसे अब 6 के साथ में भी चेक कीजिए, 8 के साथ में भी एक आध आप चेक कर लीजिए कंफर्मेशन के लिए। खुद देखिए, अगर 8 के साथ में हम चेक करते हैं तो 512, देखिए 8 का क्यूब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े ज़्यादा। अगर हम इसे करते हैं तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 4 करेंगे तो हमारा कुछ इवन नंबर आएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट कंसेप्ट से मैंने यहाँ पे 6 निकाला है। अगर हम 8 × 8 = 36 करें, सॉरी 8 × 8 = 64 करें और 64 के बाद में फिर उसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से, तो हमारा यूनिट डिजिट 6 आपका बनेगा जब हमने वो किया, ठीक है। तो जब इसे किया हमने तो यहाँ पर भी एक इवन नंबर ही आ रहा है आपका। और फिर उसके बाद में स्टेटमेंट 1 हमारा ये प्रूव करता है कि जो x है वो सम होना चाहिए, अगर ये जो है एक इवन है, ठीक है। यहाँ पर प्रूफ होता है ये वाला। इसमें हमें जो है ये x की वैल्यू ना सम रखनी पड़ेगी। अगर ये सम है तो ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या x जो है एक सम संख्या है या नहीं है। सो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा आंसर बन रहा है, बट आई थिंक आयोग ने इसका आंसर दूसरा दिया हुआ है। लेट्स सी वो कौन सा है। स्टेटमेंट 2 जो है वो ये है हमारे पास, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर ये अलग से है पॉइंट, यहाँ पे ये क्यूब x है, ठीक है। x का क्यूब रूट दिया हुआ है यहाँ पर, x का क्यूब रूट, यानी कि यहाँ पर जो x है उस x के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये x जो है वो एक सम संख्या होगी या नहीं होगी। और अगर ये पूरा जो है एक सम संख्या है, अगर ये पूरा सम है ना, तो क्या x सम है या नहीं है ये पूछ रहा है, यानी कि इवन है या नहीं है। सो अब इंडिविजुअली हम इसको भूल जाना है, स्टेटमेंट 1 को, अभी हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारे पास है, टू मेक इट सिंपल मैंने यहाँ पर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर ले लीजिए। अगर आप √2 से करेंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पर रूट में वैल्यू रखनी पड़ेगी, सबसे छोटा अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो 2 होगा, तो उसमें आपको √2 करके निकालना पड़ेगा। इस वजह से हमने क्या किया, सबसे सिंपल तरीका, क्योंकि हमने देखा जो क्यूब नंबर है ऑलरेडी जिसका परफेक्ट क्यूब रूट आपको मिल जाएगा जो कि 2 होता है, तो इसलिए हमने ये 8 ले लिया डायरेक्टली, ठीक है। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पर है और √8 मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, 8 रख दिया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये √8 मतलब √8 है, जो वो किसका क्यूब होता है, वैसे असल में वो 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो 2 × 2 यानी कि 4 एक सम संख्या आ रही है। और जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, नोट करना है आपको इस जगह पर, जो x है ना उसकी जगह पे कोई भी इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6 आप रख सकते हैं, बशर्ते कि आपको क्यूब रूट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर आप 2 रखते हैं ना तो उसका क्यूब वगैरह आपको सॉल्व करना वैसे आना चाहिए, क्यूब रूट वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर इफ x = 64 मैंने रखा। अब मैंने 64 क्यों रखा, क्योंकि ये भी एक किसी का परफेक्ट क्यूब है, इसलिए मैंने अगले नंबर का ही ले लिया, जो कि 4 का क्यूब हमारा बन रहा है, इसलिए हमने इसे ले लिया। अब 3 का क्यूब नहीं लिया है क्योंकि वो एक जो है ऑड नंबर आएगा 9, इसलिए मैंने 4 का क्यूब ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादातर इवन से पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। 3 का भी हम लेके देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है बाद में। यहाँ पर ये भी एक सम आ रहा है, अगर इसे सॉल्व करें तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4, ठीक है। अब हमने 3 से चेक किया, हमने x को क्या लिया, क्योंकि x जो है वो 3 का क्यूब होता है, यहाँ पर 27, ठीक है, तो x को हमने 27 ले लिया। अगर हमने इसे 27 से चेक किया तब आपका क्या बन रहा है,
यहाँ पर ये 3 बन जाएगा, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 एक सम संख्या आ जा रही है। ठीक है, तो ये यानी कि यहाँ पर क्या है, जो स्टेटमेंट 2 है ना, उसमें अगर हम 27 रखते हैं जो कि खुद में एक विषम संख्या है, तब भी हमें एक क्या मिल रही है, सम संख्या मिल जा रही है। ठीक है, हमें क्या मिल रही है, एक सम संख्या मिल रही है। यानी कि यहाँ पर तो x क्या हो गया, ऑड भी पॉसिबल है, ऑड नंबर भी पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम ये करें तो एक इवन नंबर भी मिल रहा है, जो कि हमने देखा 6 मिल जा रहा है हमें। लेकिन यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू 27 जो कि विषम संख्या है और वो भी फिट हो जा रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट कि x जो है वो ऑड होगा या इवन होगा, क्योंकि हमने देखा इसमें ऑड भी आ जा रहा है और इवन भी आ जा रहा है ना। x की वैल्यू हमने एक दो बार हमने ये रखी 64 रखी, फिर 8 रखी पहले, और इस बार हमने 27 रख दी जो कि ऑड है। तो इवन भी रखनी पड़ सकती है, हम ऑड भी देखेंगे, फिर भी जो है संख्याएं क्या आ रही है, सम ही आ रही है। इसलिए स्टेटमेंट 2 से हमें खासा कुछ पता चल नहीं रहा है कि ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। आपका बिल्कुल एक पर्टिकुलर आंसर निकलना चाहिए, एग्जैक्टली एक ही आंसर निकलना चाहिए। 2-3 में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है डेटा सफिशिएंसी में। अगर ऐसा होता है तो वो स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सफिशिएंट नहीं होगा बताने के लिए। ठीक है, सो आंसर ये है। आयोग ने जो है वो दोनों इसके आंसर्स दिए हुए हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है, लेकिन जो हमने निकाला, अगर मैं एग्जाम एनवायरनमेंट में होती तो शायद मैं इसको ऐसे ही करके आती। ठीक है, आप एक बार उसे ज़रूर चेक कर लीजिए कहीं पर, अगर आपका सोल्यूशन कुछ और बन रहा हो सकता है। ऑन एडिंग 984 टू अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट नंबर जो है वो ये है 4A3, वी गेट, हमें क्या मिलता है, 4 डिजिट का एक नंबर मिल रहा है 13B7। ठीक है, मिनिमम नंबर जो कि सी पूछा गया है इसमें। ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर रखें सी की जगह पे कि ये 4 डिजिट का नंबर है प्लस सी करें तो वो 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए इसमें दो, एक तो ये नंबर सिस्टम का ही है, डिविजिबिलिटी के रूल इसमें लगने वाले हैं, जैसे 8 का लगेगा, और एक आप रिमाइंडर के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। बाद में मैं आपको बता दूंगी कि हम इसे कौन से मेथड से करने वाले हैं। ये है 3 अंकों की संख्या जो कि इसमें इसको जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या बनती है। न्यूनतम संख्या सी क्या रखें ताकि जो ये है पूरा वो 8 से विभाजित हो जाए। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया है उसके बाद आपको आंसर देखना है। सो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 लग जाएगा और नंबर सिस्टम लगे। ठीक है, नंबर सिस्टम का ओवरऑल कंसेप्ट है ये डिविजिबिलिटी का। स्टेप 1 में आप देखिए सभी दिए गए जो नंबर्स हैं उनका रिलेशन आपको पता करना है सबसे पहले। ठीक है, कि क्या दिया हुआ है, यही तो दिया था क्वेश्चन कि इसमें अगर इसको जोड़े तो एक 4 डिजिट का नंबर बनेगा। अभी हम इनको कुछ थोड़ा खोल के देखते हैं। ठीक है, ये जो है ये सिंपल यानी कि बेसिक मेथड है जिससे मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपके कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होंगे। अगर शॉर्टकट होगा उसके बाद तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लेट्स राइट दिस। इसको अगर हमने खोला तो ये क्या होगा, 400 प्लस ये ए जो है ये 10th प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा 10A प्लस 3। जैसे हम खोलते हैं ना फेस वैल्यू निकालने के लिए या प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, जो 9th क्लास में हम करते थे, सो वैसे ही इसको मैंने खोला है 400 वाले को। फिर 984 को खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी नंबर में ही है। और इसको हमने ऐसे खोला है 1300, फिर 10B और 7। ठीक है, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना है हमको। अगर हमने ये किया, ठीक है, ये इसके बराबर है, और इसी चीज़ को ना ऐसे लिख दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ये है। अब जब हमने ये सारे नंबरों को जोड़ा तो इतना आ रहा है और 10A। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, या सिंप्लीफाई करके हमारा क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया है
अब हमारे पास ये आ गया, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप इसमें से। इसको अगर आपको हटाना है ना तो आप दोनों साइड जो है इसी नंबर से जो है सब्सट्रैक्शन कर दीजिए। 307 घटा देंगे, जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं ना अपने नंबर्स को, कि हमारा सिंप्लीफिकेशन और जो कट कटा के जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं हमें वो कर देना है, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। अब जब हमने ये कर दिया है 307 घटा दिया, तो यहाँ पे 80 + 10a बचा हुआ है, और इधर ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा है 10b। ठीक है, अभी हम और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? जो ये 10 दिख रहे हैं ना आपको, इनको भी काट दीजिए। 10 को हमने सबको काट दिया, तो हमारा जो इक्वेशन है वो अब हमारी ये बन गई है। यहाँ से हमें b की वैल्यू पता चल गई है कि जो b होगा ना, जितना भी हमारा a आने वाला है उससे 8 ज़्यादा होगा b। ठीक है, यानी कि a + 8 करें तो क्या आ जाएगा हमारा b हमें मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर जो b है, मान लीजिए अगर a 1 आ गया ना, तो b कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन अब हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ए जो है वो सिंगल डिजिट लेनी है, और सिंगल डिजिट आप 0 से 9 तक कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, सिंगल डिजिट लेनी है। और यहाँ पर क्योंकि ये एक ही सिंगल डिजिट है ना, कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से, यहाँ पे से। ठीक है, अगर हम इसे 10 डिजिट बना देंगे तो फिर तो यहाँ पर कुछ कैरी वगैरह फिर हमें डालना पड़ेगा। तो जैसा हमारे क्वेश्चन में दिया है ना, उसी पर ही हमें स्टिक करना है। यहाँ पर सिंगल डिजिट में हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर हम a को जो है a को 1 रखते हैं +8 है, तो ये b कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम a को 2 रखते हैं तो b कितना हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। 10 तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि b भी जो है वो एक सिंगल डिजिट है, हमें यहाँ से पता लगता है। ठीक है, क्योंकि हमें बी भी क्या बनानी है, सिंगल ही बनानी है, जो कि 9 बन रही है सबसे बड़ी वाली। और उसके बाद में अगर हम ए को 2 रख देते हैं तो वो बी जो है 10 बन जा रहा है, जो कि एक डबल डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमारी ए की वैल्यू जो सटीक बैठती है वो क्या बैठेगी, आपकी 1 बैठेगी। अब हमें यहाँ से पता चल जाता है कि अगर ए की वैल्यू 1 है और इस इक्वेशन में हमने रख दिया, तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें 9 मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमें ए और बी मिल चुके हैं। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो b है बराबर 9 को इसमें आपको रख देना है। जब हमने इसमें रख दिया तो इतना बन गया, 1397 बन गया। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, फाइंड की मिनिमम c की वैल्यू ऐसी क्या हो सकती है कि जो ये वाला नंबर है ना वो 8 से डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए 8 से, कि इसमें कितना जोड़े हम, एक अंक वाला वो कितना जोड़े कि हमारा जो पूरा नंबर होगा ना वो 8 से विभाजित हो जाए। जब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, अभी हमारी क्लास हो चुकी है 8 का, मैंने बताया था आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है उसमें कि वो डिविजिबल है, तो पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। रूल ऑफ 8 क्या था, लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करनी है। अब इसमें चेक करनी है वो। ठीक है, अब जो ये है पहले इसको ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। इसके लास्ट 3 डिजिट कौन सी है, ये वाली है, इनको चेक कीजिए। अगर आप इनको चेक करते हैं तो क्या होगा, फिर ये वाला ये बन जाएगा। इस एक को हटा दिया, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर दिया, यानी कि फिर हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ताकि हमको 3 को ही फिर चेक करना पड़ेगा, इतना बड़ा नंबर नहीं चेक करना पड़ेगा 8 से डिवाइड होने वाला। अब ये इसको देखें अगर, तो 8 से डिवाइड करते हैं इसे, जो हमारे पास नंबर मौजूद है ना इसको ही 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आएगा वो 5 आ रहा है। अगर ये हमारा 5 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, 397 बराबर 5 mod 8, यानी कि मॉड जो होता है वो कुछ नहीं होता, आपको इसका मतलब रिमाइंडर ही होता है। ठीक है, मैं आपको ये कंसेप्ट भी अभी बता देती हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है कंसेप्ट असल में है क्या, व्हाट इज मॉड और मॉड्यूलस क्या होता है। यहाँ पर जो है हम इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो रिमाइंडर का मतलब है जब हम कहते हैं ना ये 397 बराबर 5 mod 8 बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसको पहले इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। यही चीज़ जो है इसका मतलब है। हम ऐसे देखते हैं, अगर ये होगा तो रिमाइंडर जो है 5 आएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मॉड का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं आखिर, ठीक है। हम जो मॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, 3 के जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उन पे डिपेंड करेगा, और हमें ये चेक भी करना है, ठीक है, ताकि हम जो है डायरेक्टली फिर रिमाइंडर को यूज़ करके ना अपना आंसर निकाल ले। रिमाइंडर के साथ में आपकी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगी। दैट्स इट। आप लंबे मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट थोड़ा बहुत जो जो चीज़ें थोड़ा शॉर्ट हो सकती हैं वो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इससे आप एक नया जो मेथड है वो भी सीख जाएंगे, ठीक है। हम अब चाहें तो रिमाइंडर हमारा 5 आ रहा है, ठीक है, और वो 0 आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है असल में इस नंबर में अभी यहाँ पे तो सिर्फ इसको कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, लेकिन अगर हम इस पूरे नंबर को देखें तब हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आना कितना चाहिए, वैसे 0 आना चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि वो पूरा पूरा उससे डिविजिबल है, ठीक है। किस में आना चाहिए, इसमें आना चाहिए रिमाइंडर, यानी कि मॉड 8 में जो 0 है मॉड 8 ये होना चाहिए। अभी आपको रिमाइंडर मेथड अप्लाई करना है। ये जो साइन है ना सी मॉड करके, ये मॉड का साइन है और कुछ नहीं है, सी मॉड। अभी डायरेक्टली आपको कैसे कर देना है, ये जो 8 दिख रहा है ना और ये जो 5 दिख रहा है, ये सी निकालने के लिए आपको डायरेक्टली इस 8 में से आपको 5 को घटा देना है, ठीक है। मॉड का कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो रिमाइंडर का आपका इजीली आपको निकल जाएगा, कि आपको फिर नंबर रख के चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये आए तो ये करें। अदरवाइज मैंने डायरेक्ट मेथड भी बता रखा है, उसको भी आप कर लीजिए, ठीक है। मैं नीचे बता रही हूँ आपको इसके बाद। इसमें से आपको ये घटा देना है, तो सी की वैल्यू क्या है, 3 निकल आएगी हमारी। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू हम अब अगर सी की 3 रखेंगे ना, तो जो आंसर है वो डी है। 3 रखेंगे तो ये पूरा पूरा जो नंबर है, ये वाला कौन सा, ये आप खुद चेक कर लीजिए। अगर इसमें आप सी की वैल्यू 3 रखिए और ये पूरा नंबर आप जोड़ के देखिए 400 बनेगा। 408 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही हमें ये बनाना था, हमारा आंसर आ गया है। फिर भी एक डायरेक्ट मेथड है जो मैं आपको यहाँ से बताऊंगी, जब आपने ए और बी का मान निकाल लिया है और ये निकाल लिया था, क्योंकि ये 9 जो है आपको बी दिख रहा होगा यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पे तक आपने पहला जो पहले हमने देखा था वो प्रोसीजर करना है। उसके बाद आपको सी जब देखना है ना, ये वाला निकालना है, मॉड वाला नहीं लगाना है आपको कंसेप्ट, तो ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी की वैल्यू हम इसमें कौन सी वैल्यू या कौन सा नंबर जोड़े एज सी कि हमारा जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन ए जो है कौन सा, इस प्रश्न में ऑप्शन ए है 1, ठीक है, और ऑप्शन बी है 5, 6 और डी है 3। आपको ये फिर चेक करने पड़ेंगे एक एक रख कर, ठीक है, जिसमें आपका टाइम भी जा सकता है। इसलिए मॉड वाला अगर आपको समझ में आता है तो इजी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। वैसे इजी मेथड मैं कहूँगी ये है, अगर आपको मॉड टफ लग रहा है तो। लेट्स टेक ऑप्शन एक करके देखें। यहाँ पे सी की जगह हमने 1 रखा, यानी कि 357 में 1 जोड़ा तो इतना आ रहा है। अब इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए तो 6 रिमाइंडर आ रहा है। हमें रिमाइंडर कितना लाना है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से विभाजित कर देना है, तो 0 रिमाइंडर आना चाहिए किसी ऑप्शन में। 5 से आप चेक करेंगे तो 2 आ रहा है, 8 से भी चेक करेंगे कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन जब हम डी से कर रहे हैं ना, जो डी की वैल्यू है 3, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है उसमें 3 दी हुई है सी की वैल्यू, तो अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो 400 आ जाएगा, और 400 में एग्जैक्टली जो है ये डिवाइड हो जा रहा है 400। जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम देखना है तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन चेक करते हैं ना, तो या तो लास्ट वाला कीजिए या फिर स्टार्टिंग वाला चेक कीजिए। इन दोनों को आप तभी चेक कीजिए जब आपका लास्ट डी ऑप्शन को चेक करके और ए ऑप्शन को चेक करके आंसर नहीं आ रहा हो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर साइकोलॉजी होती है कि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना है तो वो लास्ट में ज़्यादातर रख देते हैं कई बार, और फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट में ना ज़्यादातर
कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन भी होता है ज़्यादातर, जो कि आप टेंशन में आकर बिल्कुल ये सोचे कि ये तो बिल्कुल ही सही है और आपने बाकी ऑप्शंस देखे नहीं है और उसे नज़रअंदाज करके बाकियों को आपने टिक कर दिया ए। वहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट पे ज़्यादातर ऐसा ऑप्शन मिलेगा ना जो बिल्कुल आपको लगेगा यही सही है, यही तो रियल आंसर है, लेकिन वो होता नहीं है कई बार। ठीक है, तो देख लेना आपको कि ए सही है, डी सही है, या उसके हिसाब से। ठीक है, स्ट्रेस में ना पता नहीं चल पाता है। स्ट्रेस में हमें जो ऑप्शन सबसे स्टार्टिंग में लगता है और बिल्कुल गट फीलिंग आती है कि ये सही है, तो आपको गट फीलिंग पे नहीं जाना है, आपको एक्यूरेसी के हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको मैथ्स करनी है। ठीक है, मतलब आंसर देना है वहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, देखिए अब प्राइम नंबर का कंसेप्ट हमने कर लिया, ये आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, अगर ये है, इनमें बताना है। अब इनमें आप देखिए खुद, क्या ये जो बेस नंबर है वो प्राइम है? अगर वो प्राइम नहीं है तो आपको पहले उनको प्राइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनमें अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बतानी है, इस वाले जो आपको दिया हुआ है ये पूरा नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, लेकिन हमें इसे खोलना है, ना कि पूरा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा नंबर सिस्टम, प्राइम फैक्टर्स वाला। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो स्टेप 1 है, उसमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले इन नंबर का। यानी सभी के बेसिस आपके क्या होने चाहिए, सभी के बेस आपके अभाज्य संख्या बनानी है हमको। अगर हम ये 25 को तोड़े तो ये क्या होता है, 5 गुणा 5, यानी कि 25 5 का स्क्वायर होता है ना, तो वही हो जाएगा। अगर 10 को तोड़े तो 2 गुणा 5 होगा। 27 को तोड़े तो ये 3 का क्यूब होता है, आपको याद होगा। यहाँ पर जो है वो 3 की पावर 3 और फिर उसके ऊपर भी 5 है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 3 की पावर 15 हो जाएगी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये यहाँ पर साइन जो है वो गड़बड़ हो गया है, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने ऐसा। ही यहाँ पर ये होगा और फिर 3 की पावर 15 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये साइन होगा। अब जो है हमारे पास, जब हमें पूरे प्राइम मिल गए हैं, ये बेस में नंबर जो है ना ये सब प्राइम आ गए, देखिए जब ये पूरे प्राइम आ गए तो आप फिर देखिए सबको ऐड करके, 2 की पावर 7 है, इस हिसाब से लगाइए, 3 की पावर 15 है, 5 की पावर आपको ये सब ऐड कर देनी है, तो कितना हो गया, 5 की पावर 33 आ गई। अब इन सब पावर्स को आपको जोड़ना है। जब आप ये पावर्स को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 55 आ जाएगा। 55 जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्राइम, यानी कि अभाज्य जो फैक्टर्स हैं वो उनका नंबर ये है 55, और इसका आंसर आपको 55 ही मिलेगा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में 55 दिया हुआ है। नोट आपको रखना है याद कि वाईटी पर जो नंबर सिस्टम है ना, उसमें फैक्टर का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उसमें नंबर ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इवन हमने सब कुछ किया है उसमें। ठीक है, उसे डिटेल से पढ़ के जाइए, एडवांस क्वेश्चन इस बार ज़रूर बन सकते हैं। द रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या रखना है, ये जो रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है इसमें हम सीख लेते हैं आज ही कि इनको कैसे करना है। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 28, ये असल में होगा क्या, ये 29 की पावर 22 बट्टे 8 है। ठीक है, इसे 28 है, इसे भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, 28 से जब हम इसे करेंगे, कभी भी अगर आपको मिले कि ये 1 और ये, इन दोनों में 1 का अंतर है ना, तो उसका रिमाइंडर सबसे आसान तरीके से निकल जाता है। ठीक है, जो ये ऊपर वाला है उसको इसी नंबर के किसी टर्म में आप लाने की कोशिश कीजिए। आप 29 को कैसे लिख सकते हैं, वैसे 28 + 1 लिख सकते हैं। 28 + 1 आपने 29 को लिख दिया और ऊपर आपकी पावर 22 ही रहेगी। ठीक है, इन दोनों में मैं बच जाएगी। अब यहाँ से आप देखिए नीचे 28 है, तो अगर आप 28 को 28 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ बचा कितना है, इतना बचा है, 1 की पावर 22 बट्टे 28, इतना ही बचा हुआ है हमारा। ठीक है, जब ये बचा हुआ है तो आप देखिए 1 की पावर तो इवन नंबर है ना 22, जब ये इवन है तो हमारा जो पॉजिटिव अगर होता है ये 1, यहाँ पर अगर ये -1 होता तब थोड़ा हमें और करना पड़ता, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव
1 है और पॉजिटिव 1 की पावर भी इवन है। सो दोनों तरीके से आपका कोई असर नहीं पड़ेगा, रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, एक ही आएगा। यानी कि अगर एक यहाँ पर नीचे पॉजिटिव है ना, तो उसकी पावर में चाहे इवन नंबर आए या ऑड नंबर आए तब एक ही आएगा, वो भी पॉजिटिव वाला। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर एक आ गया, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। अब इसके साथ साथ जो है हम एक कंसेप्ट कर लेते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का, जिस पर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है, और इस बार भी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये रिमाइंडर जो है यहाँ पर जो हमारा +1 आ रहा था ना, ये वाला अगर -1 की पावर 22 होता, ठीक है, अगर ये -1 की पावर 22 होता और उसे 28 से हमें डिवाइड करना होता, ठीक है, तब जो है ये 22 एक इवन पावर है, ठीक है, ये -1 है और ये 22 है, और ये 22 अगर ये इवन है ना, तब भी क्या होगा, हमारा +1 ही रिमाइंडर आएगा। यानी कि जब -1 की पावर इवन हो तब भी +1 ही रिमाइंडर आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए 22 में जो है 11 बार जो है +1 आएगा, 11 बार जो है -1 आएगा, तो जो साइन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि माइनस वाले साइन जो है वो प्लस वाले साइन के साथ में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमारा +1 हमें मिल जाएगा एज रिमाइंडर। लेकिन मान लीजिए अगर ये ऐसा होता, -1 की पावर 21 होता, और 21 जो है ये ऑड नंबर आ गया, ठीक है, पावर ऑड है, तो क्या होगा, खुद सोचिए, 21 में क्या आएंगे, 20 तो माइनस हो जाएंगे और 21 जो सॉरी 20 जो है प्लस आएंगे और 21 माइनस आएंगे। तो अगर 20 में से जो है 20 प्लस माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बचेगा कितना, एक ही माइनस वाला बचेगा। जो माइनस वाला बचेगा वो हमें -1 रिमाइंडर देगा वहाँ से, ठीक है। जब हमें वो -1 देगा तब आपको क्या करना है, फिर उसको आपको पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपके नेगेटिव रिमाइंडर आंसर में आपको नहीं मिलेगा। नेगेटिव रिमाइंडर होता भी नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम में आता है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर में फिर उसे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपका ये आ गया लास्ट में, ठीक है, -1 की पावर 21 आ गया, क्योंकि 21 ऑड है तो ये -1 ही रहेगा। जब ये -1 आ गया तो नीचे जो 28 है ना, उसमें से आपको इस एक को घटा देना है, तो जितना बचेगा वो फिर क्या आएगा, +27 हमारा रिमाइंडर उस केस में हमारा बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है, जब भी कोई नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो जिससे आप विभाजित कर रहे हैं, उसको जिससे विभाजित कर रहे हैं उसमें से उसको घटा देना है, तो आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए इसको। और अगर आप शॉर्टकट करें माइंड में तो ये असल में 10 सेकंड का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, ठीक है। डायरेक्टली ये कीजिए, फिर 28 + 1 कीजिए, और यहाँ से आपको 0 मिलेगा। 1 की पावर चाहे 1 अगर पॉजिटिव है, इवन हो ऑड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना होगा। अगर नंबर कभी नीचे बड़ा होता है ना और ऊपर छोटा आ रहा है और रिमाइंडर की हम बात कर रहे हैं, तो वो एज इट इज़ आप रिमाइंडर लिखेंगे, उसको एक ही आएगा, ठीक है। ये आप मत सोचिए कि 1 को हम 28 से कैसे डिवाइड कर रहे हैं, असल में आपका क्या है, एक ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव वाला केस है, अगर +1 है और उसकी पावर इवन है। अगर नेगेटिव होगा तो आपका क्या आएगा, फिर +27 आएगा, ठीक है। इसको हम और डिटेल में कर लेंगे, लेकिन अभी जितना होता है हमसे उतना कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए। बाकी और एग्ज़ाम में अगर होगा तो हम कर लेंगे उसे डिटेल। P इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। P एक प्राइम नंबर है जो कि 5 से बड़ा है, यानी कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, 2 से स्टार्ट होंगे, 3, 5, 7 इस तरीके के प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन आपको 5 से बड़े वाले ही लेने हैं, यानी कि 7 से आगे वाले लेने हैं, इन तीनों को आपको लेना नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर ये हो गए, यानी कि अभाज्य संख्या 5 से बड़ी वाली। द रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड, अगर मान लीजिए p जो है वो 7 हो सकता है, और फिर उसके बाद 11, 13 इस तरीके से p हो सकता है आगे कितना। तो अगर हम 7 लेते हैं तो p की वैल्यू 7 है, उसको किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि p/6 करना है हमें हर बार। अगर हम इसकी वैल्यू 7 लेते हैं तो 7/6 करेंगे, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। और अगर
p की वैल्यू 11 लेते हैं तो 5 भी आ रहा है रिमाइंडर। तो हमारे उस हिसाब से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है, डिटेल में। ये भी इजी मैंने मार्क किया हुआ है क्योंकि ये हो जाता आपसे। प्राइम नंबर प्लस रिमाइंडर का कंसेप्ट है ये। प्राइम नंबर और हमने बहुत डिटेल में किए हुए हैं, ठीक है। प्राइम नंबर ये है पी जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक इनमें से कोई एक नंबर ले लेंगे। एक पहली बार हम 7 लेके देखते हैं, 7 को 6 से डिवाइड किया तो +1 हमारा रिमाइंडर आएगा। 11 को किया तो 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 13 को किया तो 6 से डिवाइड तो +1 आ रहा है। 17 को किया 5 आ रहा है। सो इस तरीके के आपके बन रहे हैं, यानी कि एक भी बन रहा है रिमाइंडर, 5 भी बन रहा है। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, हमारे ऑप्शन में ये दोनों बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन या तो 1 या फिर 5 कोई भी रिमाइंडर बन सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है सी। अब जो मेथड 2 है, इस हिसाब से भी अगर आता है, देख लीजिए इसको भी, ये बेसिक होता है बेसिकली। वो था कि हमने ऑप्शन रख रख के ट्राई किया था ना, लेकिन अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं कोई स्टैंडर्ड वे में तो ऐसे भी कर सकते हैं। सभी प्राइम नंबर जो होते हैं, 3 से बड़े जो प्राइम नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, 6k ± 1 में। अगर 6k - 1 करे तो रिमाइंडर 5 आता है, अगर 6k + 1 करे तो रिमाइंडर 1 आता है, ठीक है। इस कंसेप्ट पे भी आप देख सकते हैं। द ओनली पॉसिबिलिटी रिमाइंडर्स व्हेन प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 5 इज डिवाइडेड बाय 6 आर कितने होंगे, 1 और 5 रिमाइंडर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इनमें से कोई एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको 2 कंसेप्ट लगेंगे वैसे। एक तो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है उनका सम, प्लस नेचुरल नंबर का सम जो स्टार्टिंग के होते हैं, ठीक है। 2 फॉर्मूले आपको याद रखने ही हैं, वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं, इसलिए मैं करवा देती हूँ इनको। इसका मान आपको निकालना है। अभी जो 44 वाला है उसका, इसी को, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, आप इसको कैसे देख सकते हैं, असल में ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर तक जा रहा है। n मतलब लास्ट नंबर जो उनका होगा सीरीज में। फिर उसके बाद माइनस का साइन है, फिर दिया हुआ है 1 से लेकर n तक, तो 1 + 2 + 3 तक, 3 से लेकर n तक। जब आपको ये दिख रहे होंगे तो ये 1 2 3 है क्या, ये असल में प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि नेचुरल नंबर है, n तक जा रही है और उनका स्क्वायर है ना। तो ये प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर है जो कि n स्क्वायर तक जा रहा है, और ये आपस में क्या है, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं को हम एक के बाद एक ऐड करते जा रहे हैं n तक। n कोई भी फाइनल नंबर होगा जो कि दिया नहीं है। स्टेप 1 जो है उसमें आपको फॉर्मूला 2 याद रखना है। मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन फॉर्मूले को याद रख लीजिए, इन पे एक आध क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स जो हैं, जब आपको स्क्वायर से जोड़ने होते हैं, जहाँ तक ये n मान लीजिए अगर ये 9 होता ना तो आप ये यहाँ पर 9 9 रख देते, ठीक है। अगर ये 10 होता तो ये n की वैल्यू फिर इस फॉर्मूले में आप 10 रखते, इससे आपके इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जब हमें सम ऑफ स्क्वायर्स को ऐड करना होता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर्स को ऐड करना होता है नेचुरल नंबर का। तो क्या होता है, n + 1 मल्टीप्लाई 2n + 1 / 6, ठीक है। और जो ये वाला है उसके लिए क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली जो प्राकृत संख्याएं हैं एक के बाद एक, एक के बाद 2 3, उनको n तक ऐड करेंगे तो क्या होगा, n + 1 / 2। ये वाला शायद आपको याद भी होगा, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है असल में। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, हमने इसको किस फॉर्म में कर लिया था, ये वाला जो है वो असल में ये है, और ये वाला जो है वो असल में ये है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने इसे ऐसे कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन असल में था ये। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, इस 6 को भी हमें हटा देना है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा दोनों में। अब ऊपर जो बचा हुआ है वो हमने लिख दिया, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को ही सॉल्व किया है हमने। जो ये फैक्टर्स है ना, कौन कौन से, n n + 1, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, फिर अंदर आपके सिर्फ यही बचेंगे,
ठीक है। जब आपने n+1 ये वाला और यहाँ से भी n+1 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ ये दोनों बचेंगे अंदर, एक तो ये बचेगा और ये -3 बचेगा। ठीक है, ये दोनों हमने बाहर यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। फिर 6 जो है डिवाइड कर दिया। उसके बाद में जब आप इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको 2 भी बाहर निकाल देना है ताकि वो आपस में ये कट जाए 6 से। जब हमने ये निकाल दिया तो हमारा सोल्यूशन क्या बन रहा है, n² - 1 की पावर 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आई होप आपने ये किया हो। ठीक है, ये तो NCERTs वगैरह में दिया ही रहता है और अभी जो है इतना टाइम भी नहीं है कि हम कैलकुलेशन वगैरह की ट्रिक्स भी सीखें। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप क्वेश्चन को करने का मेथड सीख लीजिए। 2 डिफरेंट नंबर्स जो हैं व्हेन डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर लीव रिमाइंडर्स 12 एंड 38 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, उनको सेम डिवाइजर से अगर आपको डिवाइड करना है, इसका एक शॉर्टकट भी आपको मिल जाएगा। सम ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर, सेम डिवाइजर, देन रिमाइंडर क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, उसको 6 से उसी नंबर को जो है उसके सम ऑफ नंबर को डिवाइड करना है सेम डिवाइजर से। रिमाइंडर आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, और डिवाइजर क्या होगा वो पूछ रहे हैं, यानी कि जिससे डिवाइड करना है उसको निकालना है हमें। 2 विभिन्न संख्याओं को एक ही भाजक से भाग देने पर क्रमशः इतना शेषफल बचता है हमारे पास दोनों का, उन संख्याओं के योग को उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 बचता है, तो भाजक बताना है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर इजी टू मॉडरेट है, अगर आपने ये डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट किया है तो आपको ये इजीली आ जाएगा। यहाँ पर मेथड 1 जो है ना वो आपको पता होगा, फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाला ये लग सकता है। बाय फॉर्मिंग इक्वेशन भी आप बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको शॉर्टकट भी बता देती हूँ एक इसका, फिर हम एक फॉर्मूला जनरेशन इसका कर लेंगे। मेथड 2 में आप शॉर्टकट के तौर पर याद रखिए, जब भी कहीं पर 2 रिमाइंडर दिए हुए ना, ये 2 रिमाइंडर दिए हुए हैं और सेम भाजक से डिवाइड करने को कहा जा रहा है। ठीक है, उसी भाजक से डिवाइड करने को कहा जा रहा है, तो आप ये वाला शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, दोनों रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए सबसे पहले, जो कौन कौन से 12 और 38, तो 50 आ जाएगा। और ये 50 में से जो हमारा रिमाइंडर है ना अगले वाले का आ रहा था, जो हमारा ये 6 दिया हुआ है यहाँ पर, कि जिसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसे माइनस कर देंगे तो हमारा 44 जो है वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ना अगर हम सेम डिवाइजर डी से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर 1 को नंबर 2 को सिर्फ सेम ही उससे कर रहे हैं, तो सेम जो है ये वाला मेथड आपका लग जाएगा वहाँ पे, रिमाइंडर को प्लस करके फिर जो उनका सम आ रहा है उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। अब इसका जो मेथड 1 है, जो बेसिक है, वो आपको जान लेना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला जनरेशन स्टेप 1 जैसे है, रिमाइंडर के जो गुण हैं यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए डिवाइजर क्या है यानी कि भाजक क्या है, डी है, तो पहली संख्या हमारी क्या बन जाएगी, डी गुणा ए। ये जो संख्या है ए हमने उसका वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी ये बन जाएगी और रिमाइंडर हमारा ऑलरेडी क्या है, 12 है। किस हिसाब से रखा है, देखिए यहाँ पर इस हिसाब से रखा हुआ है। ठीक है, रिमाइंडर 12 है और दूसरे उसमें 38 है और दूसरी संख्या आपकी क्या है, डी गुणा बी प्लस 38। ठीक है, और यहाँ पर इनका योग कर दीजिए। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना, कौन सा, a प्लस बी और ये 12 38 सबको जोड़ के हमने निकाल दिया। जब ये निकाला तो इक्वली ये दोनों तो आपके यहाँ से, ध्यान से सुनिए, जब ये ऊपर जो है सम को d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 6 आना चाहिए। अब हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन,
वो हमें यहाँ से 0 दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद देखें d का मल्टीपल है ये जो ऊपर है पूरा, ध्यान से सुनिए, ये जो है, ये जो d है ये इस पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये असल में d का मल्टीपल ही है। अगर d देखें, अगर वो 7 है d, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 7 है d, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर 2 आता है, 7 दूनी 14, और यहाँ पे नीचे 7 है, तो 14 तो डिवाइड ऊपर हो ही जाएगा, यहाँ से आपको रिमाइंडर फिर 0 मिल जाएगा। अगर वो रिमाइंडर 0 मिल गया यहाँ पे, तो बचा कितना? सिर्फ 50 बचा है, और इस 50 में भी हमें 6 जो है वो रिमाइंडर मिल गया किसी नंबर का। तो जब हमें वो पूरा विभाजित यानी कि भाजक निकालना है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर दें, ठीक है। जो हमने पहले सबसे पहले शॉर्टकट देखा था वो यहीं से आया था, तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 44 जो है वो आपका मिल जाएगा, जो हमारा भाजक है यानी कि डिवाइज़र है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मॉड वाले मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में 44 हमें मिल गया। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर डिवाइज़र जो है 1 है, 2 है, 4 है, 11 है, 22 या 44, इनमें से कोई भी एक नंबर जो है इसे डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ना ये सभी जो है ये 44 के फैक्टर्स हैं, उससे कम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जो है वो हमें सबसे पहला वाला जो है वो उससे छोटे वाले कोई पूछे नहीं है। अगर 1 आता, 2 आता, वो भी सही होता, लेकिन इसमें 44 हमारा सही बन रहा है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 500 टू 600 इन विच, ठीक है, 9 ऑकर्स ओनली, एक बार 9 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर हमें देखने हैं। अब हमें देखना है कि 500 से 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 9 जो है केवल एक बार आता है, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट पर या फिर उनमें रिपीट नहीं होना चाहिए 9, ठीक है। सिंपली आपको चेक करना है, ये जो है टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आप काउंटिंग से जाते हैं ना एक एक काउंट करके, लेकिन इजी है, मतलब आप कर सकते हैं इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट। स्टेप 1 में रेंज को समझना है। अब देखिए 500 से 600 के बीच में बात की, अब 600 में तो हमें 9 नहीं मिलेगा, तो हमने देखा कि 501 से चेक करेंगे, वैसे 501 से भी नहीं मिलेगा, 509 से मिलना हमें स्टार्ट होगा 9, ठीक है। तो 501 से 599 तक हम रेंज मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आपको ध्यान देना है, हर एक डिजिट की पोजीशन देखिए 100, टेंस, यूनिट पर आपको चेक करनी है। जो नंबर होंगे वो इस तरीके के होंगे, पाँचवा जो होगा वो 100 प्लेस पे होगा, तो अगर 100 प्लेस पे 5 है तो हमें फिर वहाँ पर 9 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 100 नंबर पे, 100 वाले प्लेस पे हमें 9 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो 9 मिलेगा वो या तो टेंस प्लेस पे मिल सकता है या फिर यूनिट प्लेस पे मिल सकता है, और दोनों में साथ में नहीं मिलना चाहिए उस नंबर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वंस बोला है। तो बस हमें क्या करना है, लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उन्हें चेक करनी है। केस 1 में हमारा देख लेते हैं कि 9 जो है वो टेंस प्लेस पे हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आप गिनती से डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ये बहुत इजी है वैसे। पॉसिबल जो है वो 590 से लेकर आप 599 जाते हैं तो इतने मिलेंगे आपको, लेकिन ये 599 है ना, उसमें एक बार नहीं 2 बार आ जा रहा है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप टोटल देखेंगे ऐसे 591, 92, 93 ऐसे करके यहाँ तक, इसको काउंट नहीं करना है। तो ये पूरे मिला के कितने हैं, 9 नंबर है, ठीक है। सो जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 509 से ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर हम जाते हैं तो 589 तक हमें ये मिल जाएंगी। इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि इसमें 2 बार 9 आ गया, ठीक है। स्टेप 3 में यानी कि ओनली 9 अपेयर्स, कितने, 9, इन 9 को और इन 9 को हमने जोड़ दिया तो कितना आया, 18 बार आ रहा है, ठीक है। अभी डायरेक्ट मेथड में आपको बता देती हूँ, इसका जो सिंपली आपको याद रखना है, शॉर्टकट ये है कि कोई भी डिजिट जो है ना वो 1 से 100 बारी में वो 20 टाइम आती है, ठीक है। 20 बार में आएगी, एक एक बार या 2 2 बार, जितनी बार भी आनी है वो आएगी 1 से 100 तक, एक्सेप्ट 1। अगर एक को अगर हम देखें ना, तो एक तो 100 प्लेस पे ऑलरेडी है ना, तो वो ज़्यादा टाइम आएगा। वो कितने टाइम आएगा, एक से लेकर 100 तक कितने बार आएगा, 120 बार आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही 100 प्लेस के लिए सब जो है वो सेम जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप 500 से 600 के बीच में
कह रहे हैं कि 5 की संख्या बताइए, तो वो 5 की संख्या असल में कितनी होगी, 120 होगी। और वैसे ये 200 से 300 के बीच में आप 2 की संख्या पूछ रहे हैं, तो क्योंकि 100 प्लेस पे भी इतने सारे 2 मिलेंगे ना आपको, तो वो 120 हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी 100 प्लेस पे होंगे वो तो, अगर उसी नंबर का पूछा है तो 120 बार आएगा। अगर उनके अलावा कोई डिजिट पूछ लिया ना किसी में, तो वो 20 बार आती है। ठीक है, अगर वो 20 बार आती है तो कहीं ना कहीं पर एक नंबर में वो 2 बार रिपीट हो रही होगी। मान लीजिए आपसे पूछा है कि 400 से 500 के बीच में आप बताइए कि 2 कितने बार आ रहा है। तो 2 जो आएगा वो असल में 20 बार आ रहा होगा, इसमें 2 भी आ रहा होगा 20 बार, 1 भी, लेकिन जो 4 आएगा ना वो 120 बार आएगा, क्योंकि 100 प्लेस पे भी हमें 4 मिलेगा फिर। ठीक है, सो जो 20 बार आ रहा है 2, एक जगह जो है 2 रिपीट होगा 400 से, 422 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 422 में अगर वो रिपीट हो रहा है तो इस नंबर को हमें काउंट नहीं करना है, जैसा हमने अभी ये 1 सा पैर अगर बोल देगा, जब हम उसमें से दो को हटा देंगे तो हमारा माइनस करना है हमें 2, तो वो 18 टाइम जो है कोई नंबर आएगा, बशर्ते कि वो 100 प्लेस पर ना हो। ठीक है, आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, 2 लाइन नंबर सीरीज दी हुई है, पहले को सॉल्व करना है, फिर दूसरे वाले को हमें निकालना है और हमें सी की वैल्यू बतानी है इसमें। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं तो ये सीरीज सिंपल है। वैसे आपको या तो लॉजिक कैच करना है या फिर आप डिफरेंस मेथड से जाइए। जब हमने सीरीज किया था तो मैंने बताया था डिफरेंस मेथड से ये सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि अंतर विधि से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इनमें आप अंतर विधि लगाइए अगर आपको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता है तो। वैसे यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक है, अगर हम 5 में गुणा 1 करें प्लस 2 कर दें, 5 एकम 5 प्लस 2 करें तो 7 आ जाएगा। वैसे ही 7 में हम क्या कर रहे हैं, 7 गुणा 2 कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे ही बढ़ रहे हैं, और ये है 2 3 4 5, ऐसे ये ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, और सेम जो है गोज फॉर दिस। ठीक है, सो यू कैन ट्राई विथ दीज नंबर्स जो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं 7A B C, और आपको C बताना है जो कि 67 आपका आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, अंतर विधि से जा सकते हैं। लॉजिक क्या है, नेक्स्ट टर्म है, प्रीवियस टर्म है, जो भी नेक्स्ट टर्म निकालना कैसे है, मतलब ये वाला टर्म जो है वो कैसे निकालना है। ये 5 का जो नेक्स्ट टर्म है 7, ये 7 इसको क्या करके आया है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इसमें 7 है, तो 7 कैसे आया, प्रीवियस टर्म यानी कि 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया n से, यानी कि 5 को मैंने n से मल्टीप्लाई किया और n+1 से मैंने उसको प्लस कर दिया, और ये n जो है वो 1 2 3 है, हमने देखा था कौन सा, ये n जो है ये 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, लॉजिक ये है। अगर आपने सीरीज पढ़ा होगा तो मैं इस हिसाब से मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले वहाँ पर करवाए भी हैं, या तो आपको लॉजिक समझ में आए, लॉजिक नहीं आता तो आप डायरेक्टली जाइए अंतर विधि से। सबसे पहले उनका डिफरेंस फाइंड कीजिए, फिर फर्स्ट डिफरेंस में नहीं आया तो सेकंड डिफरेंस फाइंड कीजिए, फिर थर्ड कीजिए, जितने में भी आता है फिर वो वैसे निकलेगा। ठीक है, इन 2 लाइन नंबर सीरीज, इसमें आपको देखना है, इसमें आपको बताना कौन सा है, बी की वैल्यू बतानी है, ये बी की वैल्यू। ठीक है, लॉजिक क्या है हमारे पास, ये आपका लिख दिया था मैंने, वैसे जब इसको सॉल्व किया था तब जो हो रहा था कि इजीली आप ये शायद कैच नहीं कर पाते ये वाला लॉजिक, बशर्ते कि आपने वो किया है कहीं पर, अगर पहले किया होता तो आ जाता। इसका क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगा कि शायद और होना चाहिए था, पर आयोग ने इसका की कुछ और दिया है, और मेरा जो है वो शायद इसमें गलत आ रहा है, पर इट्स ओके, हम जो है कंसेप्ट देख रहे हैं इसमें। ठीक है, कंसेप्ट देख रहे हैं, ये घुमा रखा है, हम वैसे निकाल सकते हैं 21 भी आंसर निकाल सकते हैं इसमें, असल में आयोग का आंसर यही है। तो डिफरेंस आप देखिए, इन दोनों में आपको डिफरेंस मिलेगा, अगर आप घटाएंगे -2 -3 करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, +5 में से -2 करेंगे तो डिफरेंस 3 आ रहा है। तो वैसे यहाँ पर डिफरेंस 3 3 रख के देखिए इनमें। ठीक है, इनका 3 डिफरेंस आपको बनाना है। जब आपने ये बनाया तो ए की वैल्यू इतनी और बी की 36 आ रही है।
ठीक है। और 36 ऑप्शन में ही नहीं है असल में। जो सिंपल लॉजिक लग रहा था ना इसमें वो है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है वो 36। आयोग का उत्तर जो है वो 21 है। आयोग का उत्तर जो है वो 21 है। अभी 21 को जो है वो मैंने कोशिश किया था, यहाँ पे स्टेप आप डिफरेंस मेथड से ज़्यादातर जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका एग्ज़ाम टाइम पे जो है वो काफ़ी टफ बन जाएगा एकदम से गेस करने का। थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, आ जाएगा वैसे 21, लेकिन इसको आप इस तरीके के क्वेश्चन से आप ना बचने की कोशिश कीजिए वहाँ पर। अगर आपका इजीली कैच नहीं हो रहा है और ऑप्शन भी मिसमैच हो रहे हैं आपके आंसर से, तो उसको आप छोड़ दीजिए फिर वहाँ पर, ठीक है। तो आप उसको डिफरेंस मेथड से एक बार करके देखिए पूरा, मैंने वो सॉल्व नहीं किया। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। अभी देखिए यहाँ पर हमें जो है, यहाँ पर मैंने कहा था एकदम से कोई सीरीज़ बढ़ेगी तो या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अंतर काफ़ी है। अगर इनमें अंतर काफ़ी है ना, लेकिन यहाँ जाकर आप देखेंगे अंतर कम है। जो यहाँ पर अंतर कम हो रहा है ना, तो जब आप लास्ट का देखेंगे तो यहाँ से सॉल्व करना आपका ईजी हो जाएगा। इनमें देखिए एक ही का डिफरेंस है, तो ट्राई कीजिए कि हम यहाँ से इसको स्टार्ट करें ताकि अंतर हमें अच्छे से पता चल जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है। हमें ई निकालना है इसमें। यहाँ से हमने देखा अगर मैं 10 की पावर 10 कितना है 1078, 1078 को मल्टीप्लाई 1 करूँ और प्लस 1 करूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर इसको करूँ 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 करूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। और असल में ये हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर पहला नंबर जो है उसको किसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर किसी चीज़ से प्लस करके आपका आंसर आएगा। और जिससे प्लस करके आ रहा है ना, वो नंबरों के स्क्वायर बन रहे हैं। देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है, फिर 9 को प्लस करना है, इसमें आपको 3 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे 16 को प्लस करना है जो कि 4 का, यहाँ पे 5। इस तरीके की आपसे ये सीरीज़ बनेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, चूँकि जो सीरीज़ है एंड के डिफरेंस में मैंने लिख भी दिया, जहाँ से आपको इजी पड़ेगा ना, पीछे से इजी पड़ रहा है तो वहाँ से आप पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। इजी टू कैच जहाँ से होगा आपको वो करना है, वहाँ से स्टार्ट। फिर ये जो है ये इस तरीके से बनेगा। आपका जो बन रहा है लॉजिक वो क्या है कि n से ही मल्टीप्लाई की है और n से ही n का ही स्क्वायर ऐड किया है। देखिए ये जो नंबर है ना ये n है, ठीक है, सॉरी ये नहीं है n, जो भी आपका ये नंबर है उसकी 5 से मल्टीप्लाई की है और 5 का ही स्क्वायर ऐड किया है। तो यानी कि ये 5 जो है ये हमारा n है, यानी कि n से मल्टीप्लाई हो रही है और n का ही स्क्वायर हम ऐड कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो लॉजिक यही है, अगर पकड़ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज डिफरेंस मेथड से फिर जाइए। यानी कि अब यहाँ पर ये दिया हुआ है ABC और ये 1 दिया हुआ है, यहाँ से करना है आपको। 1 में अगर हम देखते हैं कि यही वाला लॉजिक जो है, ये जो यहाँ पर हमने जिसकी मल्टीप्लाई की थी ना ऊपर, जैसे 5 से स्टार्ट किया था फिर ऐसे करते गए थे, तो वही वाली रिपीट करनी है आपके दूसरी सीरीज़ में, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं और उसी के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो इस तरीके से आपका आंसर क्या बनेगा, 839 बनेगा, ठीक है। इसको खुद से ट्राई कीजिए, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपको इन सब में देखना है, पहले चेक करना है कि 5 और 2 की मात्रा कितनी है। अगर 5 की कम है तो उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। आप खुद देखिए यहाँ पर सभी जो हैं वो इवन नंबर है, यहाँ पर ज़्यादातर इवन नंबर दिख रहे हैं। 5 आपको सिर्फ 5 के मल्टीपल्स में मिलेंगे, जैसे 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 40, 75, 125, इनमें ही आपको 5 मिलेंगे। तो आपको 5 की संख्या कम दिख रही है तो आप सिर्फ 5 को गिनिए, तो यहाँ से 1 मिलेगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 5 आपको टोटल मिल रहे हैं। तो 9 ही क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। वो पेन वाला और कैप वाला आपको एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने बताया था 2 तो अबंडेंस में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इवन नंबर है उसमें 2 की मात्रा ज़्यादा ही होगी। तो जो कम है उसके हिसाब से आपको फिर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डिसाइड हो जाएंगे।
अब यहाँ पर ये नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और टाइप्स ऑफ नंबर का क्वेश्चन है। सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं उनमें आपको करेक्ट बताना है कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है वो क्या है। अब आई को दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर, एन को दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगेन, प्लीज़ आपको जो नंबर सिस्टम की पहली या दूसरी क्लास है वो देख लीजिए, उसमें नंबर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस है। एन जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 करके। एन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 करके। ऐसे पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनको ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब हम इनमें से ज़ीरो जोड़ दें, इन 1 2 3 में ज़ीरो ऐड कर दें तो वो सभी होल नंबर बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, इट मीन्स n प्लस ज़ीरो करेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। और अगला है इंटीजर। इंटीजर में अगर हम ज़ीरो, ये जो होल नंबर है ना, उनके साथ साथ नेगेटिव वाले भी ले ले तो इंटीजर बन जाएंगे। जब ये इंटीजर बन गए तो आपको पता है इनमें होल नंबर भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और जो क्वेश्चंस है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये रैशनल नंबर है, क्यू से डिनोट किया है इनको। जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो सभी इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और रियल नंबर, जब हमने चार्ट देखा था, सबसे ऊपर जो है रियल नंबर थे, फिर उनके टाइप्स हमने अलग अलग देखे थे जिनमें ये सब इंक्लूडेड होंगे। ऊपर सभी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो दोनों ही इसमें आ जाएंगे। तो सही सबसेट का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन रहा है हमारे पास, ये बनेगा नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर और फिर रियल नंबर्स, ठीक है। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगेन लेक्चर 1 देखिए, जिसमें हमने ये नंबर सिस्टम के सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस किया है। यह हमारा आज का आई थिंक आखिरी क्वेश्चन था। बाकी जो है वो धीरे धीरे करके हम पार्ट्स में कर लेंगे उनको, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट होंगे और जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।